अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर आप सभी का शिक्षक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 27 फरवरी को होने वाले इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए हॉर्नबिल बुक के पोएट्री सेक्शन का ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको एक ही वीडियो के माध्यम से सारे पोएम्स के एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें झारखंड बोर्ड के द्वारा हर साल पूछे जाने वाले जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको भी शामिल किया गया इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में एकदम तबाही मचा कर आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें, और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, ऑल इन वन वाली सीरीज का फर्स्ट पोएम यानी ए फोटोग्राफ। पहले इस पोएम की जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे को देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। ये ऑलरेडी जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया है, और जितने भी पोएम्स है बेसिक क्वेश्चन है उसके पोएट का नाम याद करके जाना है, ठीक है। जितने भी कविताएं हैं उनके कवि का नाम एकदम याद करके जाना है। एक दो बेसिक क्वेश्चन तो यही से पूछे जाते हैं। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ जो कविता है उनके कवि पोएट कौन है, तो आप सही पता है, सैली टॉल्सन। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द पोएम ए फोटोग्राफ अबाउट। ये फोटोग्राफ जो पोएम है, कविता जो है, वो किस बारे में है। तो वो किस बारे में है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, यानी कवि की मां को श्रद्धांजलि के रूप में ये जो ए फोटोग्राफ पोएम जो है वो लिखा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब तस्वीर ली गई थी तब कवि की मां की उम्र क्या थी। तो जब तस्वीर ली गई थी ना, तब कवित्री की मम्मी का जो उम्र हो रहा था वो 12 साल हो रहा था। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, एक फोटो लिया गया था, एक फोटो जिसको कार्डबोर्ड भी बोलते हैं या फोटोग्राफ भी बोलते हैं। उसमें जो है कवित्री की मम्मी है और बगल में 2 चचेरी बहन है हाथ पकड़ा हुआ, ठीक है। यानी पूरा कार्डबोर्ड में 3 मेंबर्स है। कौन कौन, कवित्री की मम्मी और कवित्री की मम्मी की चचेरी बहनें, ठीक है। और वो जो कवित्री की मम्मी है वो 12 साल की है, ठीक है। कितने साल की है, 12 साल की है। तो यहीं पर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट वाज द एज ऑफ पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। तो याद रखिएगा 12 इयर्स ओल्ड, 12 साल की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया कि व्हेन डिड हर मदर डाई, ठीक है। यानी उसकी मां की मृत्यु कब हुई, यानी कवित्री की मां की मृत्यु कब हुई। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो आप लोग को दिखाई दे रहा है डी, वो करेक्ट आंसर है, 12 इयर्स एगो, ठीक है। ये कैसे, क्योंकि पोएम में एक लाइन है उसमें साफ साफ बताया गया है कि कार्डबोर्ड यानी फोटोग्राफ में जितनी उम्र की उनकी मम्मी है, यानी 12 साल की है, उतना ही साल उनका मम्मी का मरा हुआ हो गया है, यानी 12 इयर्स एगो, ठीक है। अब उनकी जो कवित्री की मम्मी इस दुनिया में नहीं रही, ठीक है। तो 12 इयर्स एगो, 12 साल हो गया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपल वेर इन द फोटोग्राफ। अभी जस्ट मैंने समझाया था कि इस फोटोग्राफ में, इस फोटो फ्रेम में कितने जन हैं, कितने लोग हैं। तो आप सही पता है 3, कितना, 3। मैंने अभी जस्ट समझाया कि कवित्री की मम्मी जो 12 साल की है और उनका हाथ पकड़े एक तरफ चचेरी बहनें, ठीक है, दोनों तरफ चचेरी बहनें, एक का नाम है डोली, दूसरा का नाम है बेटी। याद रखिएगा, एक का नाम है डोली, एक का नाम है बेटी। तो यानी टोटल मिला के इस फोटो फ्रेम में 3 जन है। कवित्री की मम्मी है और उनकी 2 चचेरी बहनें हैं, ठीक है, बेटी और डोली। याद रखिएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गर्ल्स। कितने गर्ल्स है, 3 गर्ल्स। एक कवित्री की मम्मी है और कवित्री की मम्मी की 2 चचेरी बहनें हैं, यानी 3 गर्ल्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा गया, व्हिच मटेरियल वाज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ, ठीक है। ये जो तस्वीर की जो फ्रेम है किस सामग्री से बना था, ये कार्डबोर्ड से बना था। किससे, कार्डबोर्ड। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, हु आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ हर मदर, यानी कवित्री की मम्मी के दोनों साइड्स कौन है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कवित्री की मम्मी की चचेरी बहनें यानी कजन्स, एक का नाम है बेटी और दूसरा का नाम है डोली। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। कवित्री की मम्मी को बिग गर्ल बताया गया, सबसे लंबी लड़की 12 साल की वो जो है वो कवित्री की मम्मी है।
और उनके जस्ट बगल में उनकी मम्मी की कजन सिस्टर है, एक का नाम है बेटी और दूसरा का नाम है डोली। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग को याद हो गया आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया कि व्हाट वेर द थ्री ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ। ठीक है, यानी तस्वीर में वे तीनों जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या डूइंग कर रहे हैं, यानी तीनों का तीनों जो है फोटो में क्या करते हुए दिख रहे हैं। तो तीनों के तीनों याद रखिएगा समुद्र के यानी बीच के किनारे जो है ये फोटो ली गई है। तो ये लोग हॉलीडे मनाने गए हैं। क्या मनाने गए हैं? हॉलीडे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पैडलिंग। याद रखिएगा, हाथ पकड़कर पैडलिंग के लिए जो है वो लोग चल रहे हैं। हाथ पकड़कर समुद्र बीच में क्या करते हैं? चलते हैं ना, सैर करते हैं। तो उसी तरह वो लोग दोनों जो है, दोनों चचेरी बहनें कवित्री की मम्मी का हाथ पकड़कर वो लोग टहल रही है, चल रही है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और ये जो टॉल गर्ल है ना वो कवित्री की मम्मी है जो बीच में है, और उनकी दोनों बगल में दोनों चचेरी बहनें हैं, एक का नाम है बेटी और एक का नाम डोली, जो टहल रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं समुद्र किनारे यानी बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटो में तो 3 जन है, लेकिन फोटो जो लिया है ना, जो कैप्चर किया है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, फिल्म बनाने वाले को नहीं दिखाया जाता, लेकिन फिल्म में जो हीरो हीरोइन है सब दिखाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह जो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि फोटो में तो जो, चलिए फोटो में 3 जन दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरामैन कौन है? ठीक है, कैमरामैन जो है वो कौन है? जो कैमरा में जो फोटो लिया वो कौन है? तो याद रखिएगा वो अंकल है। कौन है? अंकल है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। हर अंकल यानी कवित्री की मम्मी का जो है अंकल है, वो ये फोटो लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर। यानी कवित्री की मम्मी का फेवरेट मेमोरी यानी पसंदीदा जो स्मृति है वो क्या था? तो आप सही पता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीच हॉलीडेज। क्या? बीच हॉलीडेज यानी समुद्री तट पर जो छुट्टियां मनाती थी ना, वही उनकी मम्मी का जो स्मृति में फेवरेट है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं क्या है पूछा गया कि व्हाट वाज द, ये तो हो गया, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। चलिए, कवित्री की मम्मी का फेवरेट मेमोरी क्या था? मैंने अभी जस्ट बताया कि समुद्री बीच में जो हॉलीडे मनाती थी वो, लेकिन यहां पे पूछा गया कि कवित्री का जो फेवरेट मेमोरी है वो क्या है। ठीक है, यानी कवित्री की पसंदीदा स्मृति क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। हर मदर्स लाफ्टर यानी उसकी मम्मी की जो हंसी थी वो उनके यानी कवित्री की फेवरेट मेमोरी है। याद रखिएगा, यहीं पे क्वेश्चन 2 टाइप से घुमा के पूछा गया। एक पूछा गया कि कवित्री की मम्मी का फेवरेट मेमोरी क्या है, तो बीच हॉलीडेज। और ये जो कवित्री का फेवरेट मेमोरी क्या है? जब वो फोटो देखकर कवित्री की मम्मी हंसती थी ना, तो वही हंसी जो है कवित्री के मन में एक स्मृति, एक याद, एक फेवरेट मेमोरी बनकर रह गई। तो क्लियर हो गया, ऑप्शन जो बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। द फोटोग्राफ वॉज टेकन। द फोटोग्राफ वॉज टेकन, ये भी क्वेश्चन जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया है कि द फोटोग्राफ वॉज टेकन, ये जो फोटोग्राफ है ये कब लिया गया था? तो आप सही पता है, जब कवित्री का जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, जब कवित्री का जन्म भी नहीं हुआ था ना, तब ये फोटो लिया गया था, क्योंकि उनकी मम्मी 12 साल की थी। तो कवित्री यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन द नरेटर वॉज नॉट इवन बॉर्न। ठीक है, यानी कवित्री का जन्म भी उस टाइम नहीं हुआ था, तब ये फोटोग्राफ लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया हु इज द थर्ड बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ है मैंने अभी जस्ट बताया था, बीच में एक टॉल गर्ल है, बिग गर्ल है, उसके 2 साइड में 2 चचेरी बहन है। तो ये जो बिग गर्ल है वो कौन है? तो वो कवित्री की मम्मी है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? द पोएट्स मदर। मैंने सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया कि बीच में जो बिग गर्ल है, टॉल गर्ल है, और उसकी 2 बहनें अगल बगल में हाथ पकड़ के वो लोग चल रही है। तो बिग जो गर्ल है वही बिग गर्ल कौन है? कवित्री की अपनी मां है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, द पोएट्स मदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है। द स्वीट फेस ऑफ द फोटोग्राफ्स शोड was that of dash। ठीक है, तस्वीर में जो प्यारा चेहरा दिखाया गया था ना वो क्या था? तो इसका ये देखिए जैक की तरफ से ये भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये याद रखिएगा नरेटर्स मदर। ऑप्शन जो डी है
वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो स्वीट फेस है ना वो कवित्री की मम्मी है। ठीक, चलिए दोस्तों इस पोएम का जो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 15 क्या पूछा गया है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ। ठीक है, यानी कितने साल बाद उसकी मां यानी कवित्री की मां फोटो को देखकर मुस्कुराती है, हंसती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा पोएम में एक लाइन दिया गया है, सम 20-30 इयर्स लेटर सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। ठीक है, कोई 20-30 वर्ष के पश्चात उसकी जो मां है फोटो को देखकर मुस्कुराती है। ठीक है, और बोलती है देखो बेटी को देखो, देखो डॉली को देखो। ठीक है, इस तरह बोलती है किसको, कवित्री को, उनकी मम्मी। तो 20-30 वर्ष, ठीक है 20-30 वर्ष पश्चात वो फोटो को देखकर मुस्कुराती है और अपनी बेटी को बोलती है देखो तुम्हारी मौसी लोग क्या कर रही है, यानी बेटी क्या कर रही है, डॉली क्या कर रही है। तो यहां 20-30 तो एक भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, 20-30। याद कर लीजिएगा 20-30 इयर्स लेटर, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि जो कार्डबोर्ड है ना उसमें क्या दिखाया गया था, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ, तो याद कर लीजिएगा पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स। याद रखिएगा द पोएट्स मदर को दिखाया गया है और पोएट्स के मम्मी के 2 कजन सिस्टर को दिखाया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस पोएम को आप लोग आसानी से समझ गए और इसके VBI क्वेश्चंस को आप लोग कर लिए। नेक्स्ट पोएम देख सकते हैं, पोएम 2 द लेवेनम टॉप, जिसके जो पोएट है टेड ह्यूज है। याद रखिएगा ये जो पेड़ ह्यूज है इसलिए इसके राइटर का नाम है टेड ह्यूज। याद रखिएगा ये जो पेड़ है ना अमलतास का जो पेड़ होता है, लेवेनम टॉप जो होता है वो बहुत ही टॉप होता है, बहुत ही विशाल होता है। तो ये जो पेड़ है याद रखिएगा ये टेड है, ये पेड़ है ये टेड है, तो यानी इसके राइटर यानी पोएट का नाम है टेड ह्यूज। ये पेड़ बहुत ह्यूज है इसलिए इसके पोएट का नाम है टेड ह्यूज। याद कर लीजिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इस पोएम में बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेवेनम टॉप। ये जो द लेवेनम टॉप है इस पोएम के पोएट यानी कवि कौन है, तो पेड ह्यूज है, तो इसके राइटर टेड ह्यूज है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेवेनम टॉप। ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, और आप लोगों का भी पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द लेवेनम टॉप में जो है दिन के किस समय का वर्णन किया गया है। तो दिन के किस समय का वर्णन किया गया है, सुबह सुबह का वर्णन किया गया है या मॉर्निंग का वर्णन किया गया है या आफ्टरनून का या नाइट का। तो आप सही पता है दोपहर का जिक्र किया गया है इस पोएम में, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर्स। ठीक है, क्योंकि इस पोएम में एक महीना है उसका जिक्र किया गया सितंबर। ठीक है, तो सितंबर महीना का जिक्र किया गया है, तो बोला गया कि हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर। ठीक है, ये जो सितंबर की धूप है वो कैसी दिखाई देती है, वो येलो कलर की दिखाई देती है। किस कलर की दिखाई देती है, येलो कलर की दिखाई देती है। ठीक है, तो कलर्स भी याद कर लीजिएगा, येलो कलर, कौन सा कलर, सूर्यदेव का कौन सा कलर दिखाई देता है, येलो कलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, ए फ्यू लीव्स डैश। ठीक है, यानी कुछ पत्तियां क्या हो गया, तो कुछ पत्ते जो है वो टर्निंग येलो हो गए, पीले पड़ गए। कुछ पत्ते जो है आर टर्निंग येलो। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके जितने भी बीज है वो गिर गए। तो यहां जो फॉलन वर्ड आप लोग देख सकते हैं, अगर सीड्स होता ना, सीड्स यानी बीज होता तो आप लोग फॉलन टिक करते, लेकिन यहां पर पत्ती पूछा गया है, लिप्स पूछा गया यानी पत्ते, तो ये जो पत्ते हैं पीले पड़ गए हैं, आर टर्निंग येलो। ठीक है, all a few leaves yellowing and all its seeds fallen, कुछ पत्ते जो है वो पीले पड़ गए और सभी बीज नीचे गिर चुके हैं। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेवेनम ट्री इन द पोएम द लेवेनम टॉप। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया है कि कवि जो है द लेवेनम टॉप कविता में ये जो लेवेनम पेड़ है के शीर्ष का वर्णन किस प्रकार किया है, तो वो वर्णन किया है दोस्तों स्टिल एंड साइलेंट। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, स्थिर और याद रखिए मौन। फर्स्ट लाइन में ही ये पोएम के बारे में, ये जो पेड़ के बारे में डिस्कस किया गया है, लाइन का स्टार्टिंग होता है द लेवेनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। द लेवेनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। ये जो लेवेनम टॉप है जिसे हम लोग की भाषा में अमलतास का पेड़ कहते हैं, उसका शिखर जो है, उसका जो टॉप है वो बिल्कुल शांत है और बिल्कुल स्थिर है, यानी स्टिल एंड साइलेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और लास्ट में भी जो है ना वो साइलेंट ही हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट में ये जो पोएम में डिस्कस किया गया है वो स्टिल और साइलेंट रहता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि व्हाई डिड द
द गोल्डफिंच बर्ड कम टूवर्ड्स द ट्री? देखिए इस पेड़ में ना एक पक्षी आती है, वो पक्षी जो है गोल्डफिंच पक्षी, पक्षी का नाम क्या है, बर्ड का नाम क्या है? एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पोएम में पक्षी जो है किस पक्षी का जिक्र किया गया है, तोता का या कौवा का? तो आप लोग टिक करके आइएगा, गोल्डफिंच पक्षी। अच्छा ये गोल्डफिंच पक्षी क्या है, याद रखिएगा कलरफुल जो स्पैरो होता है ना उसको गोल्डफिंच कहा जाता है, ठीक है। तो ये गोल्डफिंच पक्षी का जिक्र यहां पे किया गया है। याद रखिएगा किस महीने का जिक्र किया गया, सितंबर महीना का जिक्र किया गया है, ठीक है। दोपहर का जिक्र किया गया है। इस तरह बेसिक क्वेश्चन जो है इस पोएम से पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड कम टुवर्ड्स द ट्री, गोल्डफिंच पक्षी पेड़ की ओर क्यों आया, ठीक है। तो आप सही पता है क्यों आया, टू फीड हर यंग वंस। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अपने बच्चों को फीड करने के लिए यानी खिलाने के लिए गोल्डफिंच पक्षी जो है वो लेबनान टॉप यानी अमलतास के पेड़ पर आया, ठीक है। आगे बढ़ सकते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच? पक्षी जो है शाखा की दूसरी ओर कैसे चला गया? तो एकदम छिपकली की तरह। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लाइक ए लिजर्ड। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। यहां पर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, यहां पर जो एक पक्षी का जिक्र किया गया गोल्डफिंच पक्षी का, उसका कंपेयर किससे किया गया? लिजर्ड से किया गया। किससे किया गया? लिजर्ड यानी छिपकली से किया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग समझ लीजिए क्योंकि समझना इज इंपॉर्टेंट। नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा तो आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए समझिए, ठीक है। बिना स्किप किए वीडियो को समझिए, आप लोग एकदम फोड़ कर आइएगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंड आफ्टर शी फेड हर यंग वंस? ठीक है, अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद क्या हुआ? तो अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, शी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। क्या? शी फ्लू, फ्लाई से बनता है फ्लू वर्ड, ठीक है। तो शी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वह शाखा की दूसरी ओर उड़ गई, ठीक है। और याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया, यहां पर पूछा गया खाना खिलाने के बाद जो है पेड़ के एक शाखा से वो दूसरा शाखा की ओर गई, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम, एकदम लास्ट में, पोएम के लास्ट में जो है बर्ड क्या करती है? तो वो एकदम उड़कर चली जाती है। सी फ्लू अवे, एकदम इनफाइनाइट तक, एकदम अनंत तक उड़ान भरती है, ठीक है। याद रखिएगा यदि एंड में पूछे, पोएम में अगर पूछे कि जो बर्ड है एंड में क्या करती है, अंत में क्या करती है, वो अनंत तक उड़कर चली जाती है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि जस्ट खाना खिलाने के बाद वो क्या करती है? तो दूसरा साइड चल जाती है, ब्रांच का दूसरा साइड में, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड स्लिक इन द पोएम, ठीक है। तो कविता में जो स्लिक वर्ड हुआ है, स्लिक शब्द से क्या वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है लिजर्ड। क्या? लिजर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्लिक मतलब यहां पे लिजर्ड का यूज किया गया, ठीक है। सर यहां पर लिजर्ड के साथ क्यों कंपेयर किया गया? तो याद रखिएगा यहां पर अलर्ट एंड एब्रप्ट को दिखाया गया है। अलर्ट, ALERT, अलर्ट यानी केयरफुल यानी सावधान, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा जो वर्ड यूज किया गया एब्रप्ट, ABRUPT, ठीक है, एब्रप्ट यानी सडन, अचानक, ठीक है। तो अलर्ट और एब्रप्ट के वजह से जो है ये लिजर्ड के साथ कंपेयर किया गया है गोल्डफिंच वर्ड का, ठीक है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आप लोग यहां पर आप बगल में देख सकते हैं, मेरा प्रोफाइल पिक है ये, मेरा नाम है अनिमेश सर। आप हमें इंस्टा आईडी अनिमेश सर से फॉलो कर सकते हैं। अगर इंस्टा चलाते हैं तो आप लोग यहां फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो आप लोग क्वेश्चन वहां पे बेझिझक पूछ सकते हैं। एक हाई कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अनिमेश सर करके सर्च कीजिएगा, इसी प्रोफाइल पिक के साथ मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी में मिल जाऊंगा, ठीक है। वहां पर फॉलो कर लीजिएगा और एक हाई लिख दीजिएगा, बोलिएगा कि सर मैं 11th का नया स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम, ठीक है। क्या पूछा गया? व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम, कविता में इंजन के रूप में क्या वर्णित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है लेबनम। क्या? लेबनम ट्री जो है वो जो है इंजन के रूप में इसमें दिखाया गया है। चलिए आप लोग बताइए, जो मॉडल सेट 1 में क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड, क्या? विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबनम टॉप। द लेबनम टॉप कविता में किस मंथ यानी किस महीने का वर्णन किया गया, जिक्र किया गया? चलिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन में 12 महीना दे देते, ठीक है। कोई भी एक महीना का नाम बताइए जो इस पोएम में जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए और एक
बात याद रखिएगा, हम लोग के भाषा में यानी लैंग्वेज में लेबनम टॉप को क्या कहा जाता है, लेबनम ट्री को अमलतास का पेड़ कहा जाता है, ठीक है। और यहां पे जो गोल्डफिंच पक्षी का जो जिक्र किया गया वो क्या होता है, एक कलरफुल स्पैरो पक्षी होता है, गोरैया होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पोएम की ओर, पोएम नंबर 3। तो अब हम लोग पोएम 3 यानी द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। ये आप लोगों को पोएम नंबर 3 है, जिसके जो पोएट है वाल्ट व्हिटमैन। सर इसको कैसे याद रखें, W फॉर वाटर, और W फॉर जो वाटर है, और W मतलब वाटर ही वाटर, जो वाटर ही वाटर हो जाएगा तो वो कौन कर सकता है, वो रेन ही कर सकता है। बारिश होगी तो वाटर ही वाटर देखने को मिलेगी, यानी वाल्ट व्हिटमैन देखने को मिलेगी। तो द वॉइस ऑफ द रेन के जो पोएट है वो कौन होगा, वाल्ट व्हिटमैन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पर बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन 1 में कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, यानी द वॉइस ऑफ द रेन जो कविता है उसके कवि पोएट कौन है। तो मैंने बताया जब रेन होगी ना तो W यानी क्या, वाटर ही वाटर देखने को मिलेगी। तो यहां पर W कौन हो जाएगा, वाल्ट व्हिटमैन। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन डैश। ये जो कविता है द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, किनके किनके बीच का कन्वर्सेशन है, यानी वार्तालाप है। तो याद रखिएगा इस पोएम में कवि और रेन के बीच में जो है वो कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुआ, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पोएट एंड रेन, इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है इस पोएम के माध्यम से। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ठीक है, यानी कवि जो है मंद मंद एकदम गिरती बौछार से क्या पूछता है। तो याद रखिएगा कन्वर्सेशन है तो क्वेश्चन आंसर चलते रहेगा, पूछा जाएगा। तो सबसे पहले कवि पूछता है, किनसे पूछता है, गिरती हुई बौछार से, बारिश की जो गिरती हुई बौछार से क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, पूछता है हु आर यू, ठीक है, और तुम कौन हो। पोएम में लाइन यूज किया गया एंड हु आर्ट दो, ठीक है, जिसका मतलब होता है हु आर यू। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू। सबसे पहले कवि ने क्वेश्चन पूछा ना गिरती हुई पानी जो बारिश की बौछार से कि हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है कि कवि के प्रश्न जो है तुम कौन हो, उसका जो रिप्लाई क्या देता है, ठीक है। हु आर यू का रिप्लाई जो है पोएम में जो बारिश है, गिरती हुई जो बौछार है, वो आंसर क्या देती है, तो वो रिप्लाई देती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं जो हूं वो धरती की कविता हूं। याद रखिएगा क्या रिप्लाई देती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। सबसे स्ट्रेंज चीज है कि रेन ने पोएट के क्वेश्चन का आंसर दिया, रिप्लाई दिया आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है The poet Walt Whitman asked a question and who art thou, who does thou refer to। ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2019 में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है द पोएट जो है, पोएट का नाम क्या है, वाल्ट व्हिटमैन, जो एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है कि एंड हु आर दो, और तुम कौन हो। तो यहाँ पे दो जो है वो क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो दो है वो कौन है। तो दो मतलब किनसे क्वेश्चन पूछता है, तो गिरती हुई जो है बारिश की बौछार से पूछता है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा, द शावर या फिर द रेन, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, द शावर या फिर द रेन, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ डैश। कवि के अनुसार जो रेन है, वर्षा जो है वो किसका स्रोत है, ठीक है। तो आप सही पता है बारिश आती है ना तो पृथ्वी को एक जीवन प्रदान करती है, तो ये किसका सोर्स है, ये लाइफ का सोर्स है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या पूछा गया, द एक्सप्रेशन टू लैब मीन्स, पोएम में एक वर्ड यूज किया गया है टू लैब। तो यहाँ पे टू लैब का अर्थ क्या होता है, टू बाथ या टू वॉश। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, नहाना या फिर जो है धोना। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। कैसे सर, तो ये जो लैब है ना, बारिश आती है और जो नीचे जितने भी बीज है, ठीक है, जितने भी बीज है ना उसको नहलाती है, उसको वाश करती है, उसके बीज के बाद उसमें अंकुर आता है और उससे पौधा निकलता है। याद रखिएगा। तो पृथ्वी में जो है, धरती में ये जो बारिश आती है ना तो जीवन प्रदान करती है, ये नहलाती है, टू बात भी करवाती है, टू वाश भी। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ, ठीक है, यानी कवि ने वर्षा की तुलना
किससे की है? देखिए कंपेयर किससे कर दिया गया, रेन का कंपेयर किससे कर दिया गया? सॉन्ग से। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, एक गीत से कंपेयर कर दिया रेन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया क्वेश्चन 9 में कि व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विथ ए सॉन्ग, यानी कवि जो है बारिश की तुलना गीत से क्यों करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां पर एक भी ऑप्शन जो है वो सुटेबल नहीं है, याद रखिएगा। मैं बता देता हूं क्यों किया था। द पोएट कंपेयर्स द रेन विथ अ सॉन्ग बिकॉज दे बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी, दोनों जो है सेम कॉमन जर्नी से गुजरता है। ठीक है, तो यहां पे एक भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इस पोएम का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वर्षा जो है जलवाष्प के रूप में किन दो स्थानों से ऊपर उठती है। यानी जो पोएम में पूछा गया है ना, ये जो आप लोग रेन है, रेन की उत्पत्ति कहां से होती है? तो रेन की जो उत्पत्ति होती है वो स्टार्ट होती है लैंड यानी जमीन से और बॉटमलेस सी से। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, भूमि और अथाह समुद्र से जो है वो वेपर के माध्यम से यानी भाप के माध्यम से जो वो बादल में जाती है और वहां बादल बनाती है और नीचे फिर बारिश के रूप में वो वापस आ जाती है। ठीक है, यानी जहां से रेन का ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है, उसी को लास्ट में जीवन प्रदान के लिए जो है रेन आती है। यानी देखिए ये जो बारिश है ना, इसका पुनर्चक्रण होता है। ये जो बारिश कैसे है, पहले बॉटमलेस सी यानी जमीन से उठकर ऊपर जाती है, फिर बादल बनाती है और बादल फिर बरस के क्या करती है, वही पृथ्वी पर आती है, उसी को जीवन प्रदान करती है। ठीक है, यानी पृथ्वी से ही उत्पत्ति होता है, फिर पृथ्वी को ही हरा भरा करने के लिए वो वापस आती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पोएम ऑफ अर्थ का मीनिंग क्या होता है? तो याद रखिएगा, जिस तरह रेन गिव्स द सेम प्लेजर एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस, यानी रेन जैसा प्लेजर देती है ना, वैसा पोएम भी मानव को जो है वो प्लेजर देती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ेंगे, पोएम नंबर 4। दोस्तों नेक्स्ट पोएम यानी पोएम नंबर 4 चाइल्डहुड यानी बचपन। ठीक है, इसके राइटर कौन है, अब इसके पोएट कौन है? मार्कस नाटेन। ठीक है, चलिए इसको एक ट्रिक के साथ याद करवाते हैं, हंसिएगा नहीं। ठीक है, इसको हंसना नहीं है। कैसे याद रखेंगे? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन। ठीक है, अब बचपन में हम लोग जब बदमाशी करते हैं ना तो कस कस के मार खाते हैं ना, यानी मार खाते हैं कस के, यानी मार कस। ठीक है, नाटेन इतना नाटा नाटा रहता है ना, छोटे छोटे रहते हैं हम लोग बचपन में, तो मार भी खाते हैं मार कस के एकदम। ठीक है, तो मार्कस नाटेन जो है चाइल्डहुड के जो है पॉइंट है, इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में यहां पर क्या पूछा गया? पूछा गया है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, यानी बचपन जो चाइल्डहुड जो कविता है उसके कवि कौन है? तो मैंने बताया ना बचपन में हम लोग मार खाते थे कस कस के ना, तो ऑप्शन जो यहां पर मार्कस कौन है? ऑप्शन सी मार्कस नाटेन। ठीक है, नाटेन मतलब नटा नटा, छोटे छोटे रहते थे बचपन में और मार खाते थे कस कस के। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, ये जो चाइल्डहुड कविता है किस बारे में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, कवि का खोया हुआ बचपन। ठीक है, याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आप लोग को ये पोएम के बारे में 2-4 लाइन जो है समझा देता हूं हिंदी में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये जो कवि है ना, ये शुरू से ही सोचता है कि मेरा जो बचपन है वो कहां खो गया। ठीक है, चाइल्डहुड पोएम में कवि सोचता है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खो गया? व्हेन आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 साल पार कर गया तब मेरा बचपन खो गया था, या उस दिन जब मैंने रियलाइज किया हेल और हेवन यानी स्वर्ग और नरक जियोग्राफी बुक में नहीं मिलती है, भूगोल की पुस्तक में नहीं मिलती है, या उस दिन जब मैंने जाना जो एडल्ट्स होते हैं, जो 18+ वाले जो लोग होते हैं वैसे नहीं देखते हैं जैसे वो होते हैं। ठीक है, या उस दिन जब मुझे पता चला जो मेरा माइंड है ना, मेरा खुद का जो है, याद रखिएगा, माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मुझे पता चला जो मेरा माइंड है वो सच में मेरा ही है। और लास्ट में जो कवि मानता है कि मेरा जो खोया हुआ बचपन है वो किसी शिशु के चेहरे पर छिपा हुआ है, किसी इन्फेंट यानी जो है बच्चा है उसके जो चेहरे पे वो छिपा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है चाइल्डहुड जो है वो कवि क्वेश्चन पूछते रहता है कि मेरा बचपन कब खो गया, जब मैं 11 साल पार कर गया, या मुझे पता चला कि ज्योग्राफी बुक में हेल और इवेंट देखने को नहीं मिलता है, या तब मैं जाना कि जब बड़ा जो आदमी होते हैं जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है पोएम में बताई गई है। तो चलिए बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है
कि आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, किस उम्र के बाद कवि को एहसास हुआ कि उसने अपना जो बचपन है वो खो दिया। मैंने बताया था ना, पोएम में एक लाइन था, ठीक है, आई सीज टू बी 11, क्या उस दिन जब मैं 11 साल पार कर गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन डैश। ये जो हेल और हेवन है, नरक और स्वर्ग जो है वो कहां नहीं पाए जाते। इस पोएम में जिक्र किया गया कि मैंने जब रियलाइज किया था कि जो हेल और हेवन है, स्वर्ग और नरक है, वो जियोग्राफी बुक्स में देखने को नहीं मिलती है, तब क्या मेरा बचपन खो गया था। तो यहां पर कौन सा बुक का जिक्र किया गया था, जियोग्राफी बुक्स में। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि द पोएट वांट्स टू नो। ठीक है, पोएट क्या जानना चाहता है इस कविता में जो है, आप लोग जब पढ़िएगा तो इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो क्या जानना चाहता है। ठीक है, वो जानना चाहता है वो दिन जब उसका बचपन खो गया, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो दिन जानना चाहता है जब उसका बचपन जो है वो खो गया, लॉस्ट हो गया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्हाट इज हिडन एन इन्फेंट्स फेस। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक शिशु के चेहरे पे क्या छिपा हुआ है। ये अगले साल जो मॉडल सेट 1 जारी हुई थी ना, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक इन्फेंट के फेस में, इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, तो नवजात शिशु के चेहरे पे, फेस पे क्या हिडन होता है, क्या छुपा होता है, खोया हुआ बचपन। ठीक है, किसी का भी खोया हुआ बचपन आप लोग बच्चे के फेस पे देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिंबलाइज। ठीक है, ये जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, उनका चेहरा क्या दर्शाता है, तो उनका जो चेहरा है वो इनोसेंस को दर्शाता, क्या है, इनोसेंस को दर्शाता है। इनोसेंस मतलब क्या होता है सर, मासूमियत को झलकाता है, दर्शाता है। आप एक बच्चे को देख सकते हैं, ठीक है, बच्चे में मासूमियत नजर आती है, एक बड़े को देखिएगा तो मासूमियत नजर नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है इनोसेंस, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट एडल्ट्स आर डैश। ठीक है, तो एडल्ट्स कैसे होते हैं, जो वयस्क होते हैं 18+ वाले को हम लोग एडल्ट्स कहते हैं। तो एडल्ट्स कैसे दिखते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो याद रखिएगा हाइपोक्राइट्स। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, पाखंडी। ठीक है, ठीक है, पाखंडी मतलब देखिए आपको हंस हंस के बात करेगा लेकिन अंदर से वो क्या होगा, आपका बुरा चाहेगा, यानी जिस तरह होते हैं उस तरह दिखते नहीं है, तो वो एडल्ट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया, चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विथ डैश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्डहुड जो है वो एसोसिएटेड है, यानी संबंधित है, किससे संबंधित है, मैंने बताया चाइल्डहुड किसमें देखने को मिलती है, शिशु में। तो शिशु का जो चेहरा होता है वो इनोसेंस दिखाता, मासूमियत। तो जो चाइल्डहुड है वो मासूमियत को दिखाता है, इनोसेंस को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि चाइल्डहुड इज लॉस्ट व्हेन वी अटेंड डैश। ये जो बचपन है वो तब खो जाता है ना जब हम लोग क्या हो जाते हैं, जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, जब हम लोग परिपक्व हो जाते हैं। मैच्योर से बना है मैच्योरिटी, जब हम लोग में मैच्योरिटी आ जाती है ना तो हम लोग को चाइल्डहुड क्या हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, चलिए बुक के लास्ट पोएम यानी पोएम 5 फादर टू सन को देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फादर टू सन जो कविता है उसके जो कवित्री है वो कौन है, एलिजाबेथ जेनिंग्स। ठीक है, तो पहला और बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन। ठीक है, यानी जो फादर टू सन जो कविता है उसके कवि कौन है, तो आप सही पता है कौन है, एलिजाबेथ जेनिंग्स। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट। यानी पिता और पुत्र वाला जो पोएम है ना, पिता फादर टू सन जो पोएम है वो किसके बारे में है, तो वो किसके बारे में है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है, अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। ठीक है, पिता और पुत्र के बीच में जो अस्थिर संबंध है ना वो दर्शाया गया है। क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर इयर्स। ये मॉडल सेट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो फादर टू सन जो पोएम है ना वो कविता के अनुसार कौन वर्षों से एक ही घर में रहते हैं, तो कौन रहते हैं, क्योंकि पोएम का नाम ही है फादर और सन, तो आंसर जो हो जाएगा फादर एंड द सन। ठीक है, कवि
ये जो मॉडल सेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन जो है स्ट्रेंजर्स की तरह जो है बात करते हैं, तो स्ट्रेंजर्स की तरह यानी अजनबियों की तरह बात करते हैं फादर और सन, यानी बाप और बेटा, पिता और पुत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है? द फादर इज रेडी टू डैश। ठीक है, यानी जो पिता है वो क्या करने को तैयार है? अपने बेटे को माफ करने को तैयार है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फॉरगिव हिम। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आज का लास्ट इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? साइलेंस सराउंड्स अस, इट डिनोट्स। ठीक है, यानी हमारे चारों ओर सन्नाटा है, ये बताया गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इमोशनल गैप को। ठीक है, इमोशनल गैप इन द रिलेशनशिप, इमोशनल गैप इन द रिलेशनशिप। ठीक है, ये याद रखिएगा, रिश्तों में जो भावनात्मक अंतर को यहां पे दिखाया गया है। ये जो है पीढ़ी के अंतर को भी दिखाया गया है, जनरेशन गैप को भी दिखाया गया है, पिता और पुत्र में बात नहीं बन रहा है। ठीक है, खटपट वाला रिश्ता को भी यहां पर दिखाया गया है। तो ये था दोस्तों ऑल इन वन वाली सीरीज। जितने भी पॉइंट्स थे, पांचों पॉइंट का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत ही मेहनत से मैंने आप लोगों के बीच में प्रोवाइड किया। तो आप लोग का एक काम है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और झारखंड के कोने कोने तक आपको पहुंचाने का जो जिम्मा है वो आप लोगों का है। इस वीडियो को एकदम फैला दीजिए और डिमांड कीजिए। आप लोगों को इंग्लिश कोर में क्या क्या चाहिए आप लोग डिमांड कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग डिमांड कीजिए। एक एक कमेंट का जो है ना उस पर वीडियो बनेगा। मैं एनिमेश सर आप लोगों से वादा करता हूं, इंग्लिश कोर का एग्जाम आप लोग फोड़ कराइएगा। आप लोग बस कमेंट कीजिए क्या क्या चाहिए, किस किस टॉपिक पे चाहिए, बस। ठीक है, और आप लोग डायरेक्ट मेरे साथ इंस्टाग्राम आईडी में जुड़ सकते हैं, एनिमेश सर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इंस्टा में मैं मिल जाऊंगा इसी प्रोफाइल पिक के साथ। ठीक है, वहां फॉलो कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।